मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल के बारे में बताया था कि जो एक प्रोटॉन है वो अपने पास वाले प्रोटॉन के न्यूक्लियस स्पिन से प्रभावित होता है, जिसके कारण उस प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, और अपन ने कुछ एग्जांपल्स भी करे थे। तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रिपलेट जो होती है उसकी इंटेंसिटी आती है 1:2:1। ठीक है, डबलेट की इंटेंसिटी होती है 1:1। तो ये जो इंटेंसिटी है इसको अपन एक पास्कल ट्रायंगल होता है जिससे अपन वेरियस जो आपका मल्टीप्लेट है उसकी इंटेंसिटी का पता लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें आप देखो, जैसे मैं ये पास्कल ट्रायंगल आपको बताती हूँ। मान लो सिग्नल एक हाइड्रोजन, पास में एक हाइड्रोजन है, तो उस एक हाइड्रोजन से आपको पता है n+1 से स्प्लिट होता है। तो जब एक हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पे होगा तो सिग्नल 2 में स्प्लिट होगा, डबलेट आएगा। उस डबलेट एक हाइड्रोजन से जो डबलेट आता है उसकी इंटेंसिटी हमेशा बराबर होती है 1:1। उसको आप हमेशा ऐसे बनाओ। ठीक है, अब मान लो पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी आप निकाल सकते हो। ये बीच में देखो, यहाँ पे 1 आएगा, ये 2 और ये 1। तो जो ट्रिपलेट होता है उसमें आप अपन बनाते भी ऐसे है, देखो साइड वाला छोटा, बीच वाला बड़ा और फिर साइड वाला छोटा। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि ऐसा क्यों आता है। अगर आपको ध्यान है तो इसमें देखो ये वाला अरेंजमेंट था, जब दोनों पास वाले जो आपका कार्बन है उस पर जो हाइड्रोजन और उसके न्यूक्लियस पिन दोनों ऊपर की तरफ है, तो वो सिग्नल को क्या करता है, डीशिल्ड कर देता है। जहाँ सिग्नल होता है उसको थोड़ा सा आगे की तरफ खिसका देता है। और ये वाला जो अरेंजमेंट है, ये जब दोनों नीचे की तरफ थे तो शील्ड कर देगा, क्योंकि अपोज कर रहा है बाहर वाली फील्ड को। और ये जो बीच वाला जो सिग्नल है वो कब आया था, जब एक का स्पिन ऊपर की तरफ है, एक का नीचे। ऐसे 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है, जब ऊपर हो तो नीचे भी हो सकता है और नीचे है तो ऊपर भी हो सकता है। तो 2 पॉसिबल अरेंजमेंट है तो इंट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो ये वाली पीक जो है वो बड़ी आएगी, क्योंकि पॉसिबल अरेंजमेंट्स भी ज़्यादा है। तो आप ये पता लगा सकते हो यहाँ पे कि जब 2 हाइड्रोजन के साथ इंट्रैक्शन होगा तब जो पीक है उसकी इंटेंसिटी होगी 1:2:1। ठीक है, ये इसका नाम है पास्कल ट्रायंगल या ट्री डायग्राम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अब ये तो हो गया 2 हाइड्रोजन के साथ। ऐसे ही आप आगे 3 हाइड्रोजन के साथ निकाल सकते हो। जब 3 हाइड्रोजन, तो इसको वापस स्प्लिट करते जाओ, बीच वालों को कंबाइन करते जाओ। ये देखो, तो ये 1 हो गया, ये 2+1 3 हो गया, ये 2+1 3 हो गया, और ये। तो जब 3 हाइड्रोजन होंगे तो जो आपका क्वाड्रेट आएगा, n+1 क्वाड्रेट हो जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी कैसे आएगी, ऐसे 1:3:3:1। ठीक है, इसको आप और आगे कंबाइन कर सकते हो कि जब 4 हाइड्रोजन होंगे तब क्या होगा। ठीक है, 4 हाइड्रोजन होंगे तो इसको आप फिर डिवाइड कर लो। तो 5 में आएगी, 4 हाइड्रोजन जब होगा तो ये अपना 3 हाइड्रोजन का हो गया, ये 4 हाइड्रोजन का। तो देखो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1। ऐसे ही आप और आगे कर सकते हो। तो इस पास्कल ट्रायंगल से अपन पीक्स की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब 7 से ज़्यादा पीक आए तो अपन उसको मल्टीप्लेट लिख सकते हैं, क्योंकि स्पेक्ट्रा में वो जो पीक्स होती हैं वो क्लियरली ऑब्जर्व नहीं होती कि वो कितने में टूटी हुई हैं। तो 7 या 7 से ज़्यादा अगर पीक्स ज़्यादा आती हैं, जैसे 12 आए या इस तरीके से, तो अपन उसमें लिख देते हैं कि इसका सिग्नल जो है वो मल्टीप्लेट में टूटा हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कपलिंग कांस्टेंट के बारे में। कपलिंग कांस्टेंट होता है J। कपलिंग कांस्टेंट J। देखो कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, ये जो अपन स्प्लिटिंग कर रहे हैं तब मल्टीप्लेट बन रहे हैं ना, कभी ट्रिपलेट कभी क्वाड्रेट, तो इनमें जो ये पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, एक पीक से दूसरी पीक के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम बोलते हैं J।
कपलिंग कांस्टेंट। इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू डिपेंड करती है कि एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ कितना स्ट्रांगली इंटरेक्ट कर रहा है, या दूसरे न्यूक्लियस का न्यूक्लियर स्पिन उसको कितना प्रभावित कर रहा है। जितना ज़्यादा उससे इंटरेक्ट होगा उतनी ज़्यादा इस कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, ये जे होती है। जे जो है उसको अपन साइकिल पर सेकेंड या फिर उसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है। जे की वैल्यू अपन को 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में मिलती है। ठीक है, जे की जो वैल्यू मिलेगी वो 0 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज के बीच में मिलती है। जे जो होता है वो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। जे जो है मैग्नेटिक फील्ड पे नॉट डिपेंड, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 60 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे हो तब जो जे की वैल्यू है वही जे की वैल्यू रहेगी अगर आप 300 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे करो या 100 मेगाहर्ट्ज के इंस्ट्रूमेंट पे करो, जे की वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, ये देखो ये जे मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। ये कई बार अपन को स्पेक्ट्रा को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करता है। कैसे? जैसे मान लो किसी स्पेक्ट्रा में ये 2 पीक्स इस तरीके से हैं। अब अपन ये पता लगाना चाहते हैं कि ये दोनों पीक्स डबलेट हैं, या डबलेट मतलब या तो कोई सिग्नल 2 में टूटा हुआ है या तो डबलेट है, या फिर ये अलग अलग किसी 2 अलग अलग हाइड्रोजन की सिंगलेट पीक है। ये एक तरह के हाइड्रोजन की है और ये अलग है। पास में भी हो सकती है ना 2 पीक। केमिकल शिफ्ट अगर 2 किसी हाइड्रोजन का कम है तो उनकी पीक्स पास में आ जाएंगी। तो ये डबलेट है या कोई अलग तरह के हाइड्रोजन की अलग अलग पीक है, ये कैसे पता लगेगा? आप पहले इस स्पेक्ट्रा को जैसे आपने 60 मेगाहर्ट्ज पे ले लिया, ठीक है, ये आपका स्पेक्ट्रा है। अब आप इसको 100 मेगाहर्ट्ज पे लो, दूसरी फ्रीक्वेंसी पे। अगर इसके बीच का डिस्टेंस चेंज हो जाता है, मतलब ये पीक जो है ये इधर उधर शिफ्ट हो जाएगी, तब तो सिंगलेट ही है। क्योंकि आपको पता है जैसे ही अपन दूसरे मेगाहर्ट्ज पे काम करेंगे तो जो केमिकल शिफ्ट है वो चेंज होता है। केमिकल शिफ्ट हर्ट्ज में चेंज होता है, डेल वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि डेल वैल्यू को तो अपन इंडिपेंडेंट कर देते हैं फील्ड से डिवाइड करके, लेकिन जो डिफरेंस है वो तो चेंज होता है। तो अगर हम 60 से 100 पे लेंगे तो ये अगर ये सिंगलेट है तो ये दूर दूर हो जाएगी, लेकिन अगर सिंगलेट नहीं है, कोई एक ही पीक का डबलेट है तो दूर दूर नहीं होगी, क्योंकि डबलेट जो है उसमें तो जे होता है, 2 पीक्स के बीच का डिफरेंस जे होता है। तो ये सेम वैसी की वैसी ही बनी रहेंगी, जैसा 60 में है वैसा ही हमें 100 में दिखेगा। इसका मतलब ये एक ही पीक है जो 2 में टूटी हुई है, अगर दूर दूर नहीं होती हैं तो। क्यों? क्योंकि जे जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता। आप 60 पे लो, 100 पे लो, जे वही रहेगा। तो अगर डबलेट होंगी तो इधर उधर नहीं खिसकेगा, और अगर अलग अलग पीक है तो डिफरेंस हो जाएगा। तो ये जो जे जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसका अपन को पता, इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने में कि सिंगलेट है या डबलेट। ठीक है, फिर एक रेशियो होता है, देखो, डेल न्यू अपॉन जे इज ग्रेटर देन 10 हर्ट्ज। 7 to 10 हर्ट्ज होती है इसकी वैल्यू। कई बुक्स में 7 दिया रहता है, कईयों में 8, तो 7 to 10 हर्ट्ज ले सकते हैं। ठीक है, ये डेल न्यू क्या है? डेल न्यू है केमिकल शिफ्ट। डेल न्यू क्या है? डेल न्यू है केमिकल शिफ्ट, और जे है कपलिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि केमिकल शिफ्ट और कपलिंग कांस्टेंट का वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए 7 से 10 हर्ट्ज, है ना। मतलब ये कह सकते हैं कि जो आपका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है वो एटलीस्ट उसकी वैल्यू 7 टाइम्स जे की वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। मेन चीज़ ये है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए कपलिंग कांस्टेंट से। जैसे मान लो आप 2 किन्हीं प्रोटोन की कपलिंग हो रही है, ठीक है, एक दूसरे को वो स्प्लिट कर रहे हैं, एक को डबलेट में कर रहा है और एक को ट्रिपलेट में कर रहा है, लेकिन एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं। जैसे अपन ने देखा था ना इथाइल क्लोराइड में CH3CH2Cl, ये इसको कितने में करता है? ये इसको करता है, अगर इसका देखिए सिग्नल तो ट्रिपलेट आएगा और इसका देखिए तो क्वाड्रेट आएगा, तो एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं। अब क्या है, मान लो है तो ये दोनों प्रोटॉन्स अलग अलग, तो इन प्रोटॉन्स का जो सिग्नल आएगा, अगर उन सिग्नल का केमिकल शिफ्ट स्पेक्ट्रा में उनकी दूरी जो है वो बहुत कम होगी,
जे से भी कम होगी तब क्या होगा, ये भी स्प्लिट होगा, ये स्प्लिट होगा तो इसकी स्प्लिटिंग, क्योंकि केमिकल शिफ्ट तो कम है और जे ज्यादा है तो इसकी स्प्लिटिंग इसके ऊपर ही आ जाएगी और इसकी स्प्लिटिंग इधर की तरफ, तो एक कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा बन जाएगा। अगर केमिकल शिफ्ट ज्यादा होगा तो सिग्नल दूर दूर होंगे, दूर दूर होंगे तो स्प्लिटिंग अपन को आराम से एक सिग्नल के अलग से दिखेगी, एक से दूसरे सिग्नल की अलग से दिखेगी। अगर पास होंगे तो ओवरलैपिंग हो जाएगी जब उनकी जे वैल्यू ज़्यादा होगी तो हमेशा केमिकल शिफ्ट, जो दो प्रोटॉन्स अपने आप को स्प्लिट कर रहे हैं ना, एक दूसरे को स्प्लिट कर रहे हैं, उनके केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए ताकि उनकी जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो जे वैल्यू है वो कम होगी। किससे? केमिकल शिफ्ट से। तो अपन उसको आराम से ऑब्जर्व कर सकेंगे उस स्पेक्ट्रा को। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो केमिकल शिफ्ट है वो हमेशा ग्रेटर होना चाहिए जे से, ठीक है। अब इस केस में हमें जो स्पेक्ट्रा मिलता है वो इजी स्पेक्ट्रा मिलता है, जिसे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। लेकिन अगर मान लो डेल न्यू अपॉन जे, जे की वैल्यू कम है ना, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू कम है और जे की वैल्यू मान लो ज्यादा है 7 से 10 हर्ट्ज, उल्टा हुआ कि जे की वैल्यू अगर ज्यादा हो गई तो फिर अपन को फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा या क्लियर स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, तब अपन को सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा मिलेगा जो कि कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा होता है, कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा, जिसमें कि आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर सकते स्प्लिटिंग, ठीक है। तो मैंने आपको देखो कपलिंग कांस्टेंट में क्या क्या बताया। कपलिंग कांस्टेंट दो पीक्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं अपन मल्टीप्लेट में, इसे साइकिल पर सेकेंड और हर्ट्ज में बताते हैं। ज़्यादातर इसकी वैल्यू 0 से 20 हर्ट्ज के बीच में होती है। ये इंडिपेंडेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये जो रेशियो है केमिकल शिफ्ट और जे का वो ग्रेटर होना चाहिए 7 से 10 हर्ट्ज। कम अगर ग्रेटर होगा तो उसे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कहेंगे, अगर कम या इसके बराबर होगा, केमिकल शिफ्ट अगर कम या इसके बराबर होगा तो उसे कॉम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा कहेंगे, ठीक है। तो ये कपलिंग कांस्टेंट के बारे में है। ये देखो ज्यादातर अपन जो कपलिंग देखते हैं ना वो इस तरह की कपलिंग देखते हैं, पास वाले हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। ये जो कपलिंग है इसकी ज्यादातर वैल्यू आती है 6 से 7 हर्ट्ज के बीच में, इसे विसिनल कपलिंग भी कहते हैं, विसिनल कपलिंग, ठीक है। क्यों विसिनल? आपको पता है जेमिनल और विसिनल होता है। जेमिनल तो होता है जब एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और जब पास वाले कार्बन पे दो हाइड्रोजन जब कपल कर रहे हैं तो उसे अपन बोलेंगे विसिनल कपलिंग, ठीक है। एक और होता है सिस और ट्रांस। ये सिस, जब सिस हाइड्रोजन आपस में कपल करते हैं और एक दूसरे के सिग्नल को स्प्लिट करते हैं तो वो जो स्प्लिट वाले सिग्नल है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 6 से 12 हर्ट्ज के बीच में होता है। सिस का कम होता है। और ट्रांस का जो होगा वो होगा, ट्रांस का जो होगा वो होगा 12 से 18 हर्ट्ज के बीच, ठीक है। तो ये तीन वैल्यूज हैं, आपके लिए बहुत है। एक तो विसिनल कपलिंग की 6 से 7 हर्ट्ज होती है, एक सिस और ट्रांस की, ठीक है। अब देखो जैसे दो तरह की कपलिंग, एक होती है जेमिनल कपलिंग, जेमिनल कपलिंग। जेमिनल कपलिंग होती है उन हाइड्रोजन, ऐसी कपलिंग आपने बहुत कम ऑब्जर्व की जाती है। क्यों? क्योंकि देखो आप जब एक कार्बन पे जुड़े हुए जो प्रोटॉन्स होते हैं ना वो ज्यादातर केमिकली इक्विवेलेंट ही होते हैं और एक जगह सिग्नल देते हैं। तो जेमिनल कपलिंग बहुत कम ऑब्जर्व करने को मिलती है। होती क्या है जेमिनल कपलिंग? जब एक कार्बन पे जुड़े हुए दोनों हाइड्रोजन ही अपने आप को स्प्लिट करें, मतलब वो दोनों अलग अलग हैं, केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है और एक दूसरे को स्प्लिट करें। जैसा देखो इसमें हो सकता है, ऐसे ही देखो। अब देखो ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था ये दोनों अलग तरह के हैं। क्यों? क्योंकि इस हाइड्रोजन के सिस में F है और ट्रांस में Cl है, और इस हाइड्रोजन के सिस में Cl है और ट्रांस में F, तो केमिकली इक्विवेलेंट नहीं है। तो अब जब ये हाइड्रोजन आपस में कपलिंग करेंगे तो एक ही कार्बन पे जुड़े हुए दो हाइड्रोजन हो गए ना, तो इसे हम बोलेंगे जेमिनल कपलिंग, ठीक है। ठीक है, ज्यादातर ये इसके बहुत कम एग्जांपल्स हैं जेमिनल कपलिंग के। जेमिनल कपलिंग ज्यादातर क्या होती है, एंगल पे डिपेंड करती है। ये जो बॉन्ड के बीच का एंगल जो होता है उस पर डिपेंड करती है। एंगल जितना कम होगा
जेमिनल कपलिंग की वैल्यू। ठीक है, ये अगर आपके नोट आता है तो ये कुछ चीजें सही है लिखने के लिए। विसिनल कपलिंग क्या होती है? विसिनल कपलिंग होती है ये इस पे नियर बाय पे, पास वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उनके बीच में जब कपलिंग हो तो। ठीक है, विसिनल कपलिंग में क्या होता है, ये CH का जो ऑर्बिटल है वो पास वाले CH के ऑर्बिटल के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या होता है, ये इंटरेक्शन जो होता है मतलब न्यूक्लियर स्पिन को इन्फ्लुएंस इस तरह से, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है CH कपलिंग में, जो अपन ज्यादातर कपलिंग देखते हैं एक दूसरे के पैरेलल है, तो एक दूसरे के ऑर्बिटल जो है वो मतलब अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को आराम से ट्रांसफर कर सकते हैं पैरेलल होने के कारण। इसलिए जेमिनल कपलिंग ज्यादातर 0 डिग्री डिहाइड्रल एंगल पे देखी जाती है। देखो डिहाइड्रल एंगल होता है दो प्लेन्स के बीच का एंगल। जैसे आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो न्यूमन्स प्रोजेक्शन है वो देखा होगा आपने। देखो जैसे अगर अपन मैं ये बनाती हूँ, ये अपन बनाते हैं, ये जो अपन बीच में डॉट बनाते हैं ये आगे वाला कार्बन होता है। यहाँ मैं कुछ बनाऊँ, ये हाइड्रोजन और मान लो ये, ठीक है, और इसी में मैं फिर पीछे वाला कार्बन ये गोले वाला होता है, तो यहाँ पे ये मैं बनाऊँ इक्लिप्स स्ट्रक्चर बना दिया, ये मैंने इथेन का CH3 का ना। तो अब देखो एक आगे वाला प्लेन है, आगे वाला प्लेन कौन सा है, इस डॉट को देख लो आप, ये डॉट और ये 3 हाइड्रोजन, ये आगे वाला प्लेन हो गया, और जो ये बड़ा गोला और पीछे वाले 3 हाइड्रोजन ये पीछे वाला प्लेन हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, अभी दोनों प्लेन्स के बीच में कैसा एंगल है, 0 डिग्री का एंगल, जिसे हम डिहाइड्रल एंगल कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री का एंगल कब है, जब दोनों पैरेलल है। अपन सिर्फ इन दोनों हाइड्रोजन्स को देखो, इस आगे वाले को, ये देखो ऐसे ही तो है, ये आगे वाला कार्बन इसका हाइड्रोजन, फिर ये बीच में बॉन्ड है जो दिखती नहीं है, फिर ये पीछे वाला कार्बन और ये हाइड्रोजन, तो सिस ही तो है, तो सिस में 0 डिग्री का डिहाइड्रल एंगल। अब आप थोड़ा थोड़ा घुमाते जाओ तो डिहाइड्रल एंगल चेंज होता जाएगा, जैसे जैसे मैं इधर लाती जाऊंगी 60 होगा, फिर 120 होगा, और जब ये हाइड्रोजन एकदम नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा घूम के, तो पीछे वाले प्लेन और इस प्लेन के बीच में 180 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो डिहाइड्रल एंगल पे डिपेंड करती है विसिनल कपलिंग। तो क्या होता है, डिहाइड्रल एंगल जब 0 डिग्री होता है, जैसे कि यहाँ पे देखो, तो अच्छे से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिन बॉन्ड्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करनी है, CH 0 डिग्री में भी। और डिहाइड्रल एंगल जब 180 डिग्री होता है ना, तब भी देखो अच्छे से ट्रांसफर हो जाता है, क्योंकि लोब जो आपका लोब है वो इस तरह से बनता है, लोब ये तो ये ट्रांसफर हो जाएगी। तो 180 डिग्री जब इनके बीच में, इस CH और इस CH के प्लेन के बीच में 180 डिग्री है, एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे, तो भी अच्छी ओवरलैपिंग होने के कारण विसिनल कपलिंग अच्छी होगी। ठीक है, लेकिन जब आप देखो, जब इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, जो दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल हो या फिर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, ये देखो जैसे अब इसमें 90 डिग्री का एंगल है, एक ऐसे है तो एक ऐसे, तो 90 डिग्री के एंगल में क्या होता है, ओवरलैपिंग अच्छी नहीं होती, तो J की वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। और इसको अपन कार्प्लस कर्व होता है एक, उससे भी अपन इस चीज को बताते हैं विसिनल कपलिंग को, कि यहाँ क्या होता है, यह आपकी हो जाती है J की वैल्यू, यहाँ J की वैल्यू मैक्सिमम होती है 12 और 13 के करीब, फिर कम होती चली जाती है, और इधर होते हैं आपके एंगल, डिहाइड्रल एंगल जो कि होता है यहाँ तो देखो होगा 0 डिग्री, और इधर की तरफ होगा 180 डिग्री, और बीच में सेंटर में कहीं होगा 90 डिग्री। इसे बोलते हैं कार्प्लस कर्व। इसने विसिनल कपलिंग के बारे में बताया था कि जब 0 डिग्री होगा तो मैक्सिमम होती है जो कपलिंग, फिर कम होती चली जाती है, 90 पे एकदम कम हो जाती है, और फिर वापस बढ़ती चली जाती है, और 180 पे वापस बढ़ जाती है। तो ये जो है J की वैल्यू 0 ही नहीं होती, ये मैंने 0 ही कर दिया, अगर टच कर दिया तो 0 तो मत करो, यहाँ पे कुछ कर लेते हैं अपन, कि कम हो जाती है 90 पे। अगर मैं यहाँ कर दूंगी तो 0 ही हो जाएगी ना,
जाती है, 90 पे बहुत कम हो जाती है और 180 पे और 0 डिग्री पे मैक्सिमम रहती है। मतलब सिस और ट्रांस की तो मैक्सिमम रहती है और 90 पे 0 हो जाती है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो जब आप कपलिंग कांस्टेंट पे अगर आता है तो आप लिख सकते हो। तो जेमिनल कपलिंग हो गई जब दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन पे जुड़े हुए हों। विसिनल कपलिंग जब दोनों हाइड्रोजन पास वाले कार्बन पे जुड़े हुए। जेमिनल कपलिंग बॉन्ड एंगल पे डिपेंड करती है, विसिनल कपलिंग डिहाइड्रल एंगल पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये अपना कपलिंग का पूरा हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ एरिया ऑफ द पीक, कि एरिया ऑफ द पीक क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो आपने देखा होगा जैसे अपन ट्रिपलेट बनाते हैं तो अपन इस तरह से बनाते हैं, एक फिर ऊंची जाती है तो इसने ज्यादा एरिया कवर किया। ठीक है, या आप ये देखोगे कई बार कि जैसा एक ही पीक की बात करें कि कुछ पीक तो छोटी होती है और कुछ पीक्स बहुत ज्यादा बड़ी होती है। तो कोई पीक जितने ज्यादा हाइड्रोजन्स होंगे उतना एरिया कवर करेगी। ठीक है, देखो आप लोग क्योंकि अब एनएमआर जस्ट एंड पे है तो जितने सिग्नल्स होते हैं ना एनएमआर में वो क्या बताते हैं, वो हमें बताते हैं कितने तरह के हाइड्रोजन्स हैं। नंबर ऑफ सिग्नल जितने होंगे वो हमें क्या बताएंगे कि इस कंपाउंड में अलग अलग तरह के, इतने अलग अलग तरह के हाइड्रोजन्स हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया एक जैसे हाइड्रोजन तो एक ही सिग्नल देगा, तो नंबर ऑफ सिग्नल क्या बताएंगे, टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल की ऊंचाई क्या बताएगी अपन को, सेम टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स कितने हैं, एक जैसे हाइड्रोजन्स कितने हैं। तो पीक जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितना ज़्यादा एरिया कवर करेगी, उतने ही ज़्यादा उस पीक के अंदर हाइड्रोजन्स होंगे। ठीक है, ठीक है, और अपन को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती एरिया को। एरिया का रेशो एनएमआर इंस्ट्रूमेंट अपने आप अपन को इंटीग्रेट करके कैलकुलेट करके देता है और वो जो रेशो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स ने उस पीक को दिया है। जैसे मान लो CH3 CH2 Cl। ठीक है, तो आपको जो एरिया आएगा ना वो इधर जो डीशिल्डेड पीक होगी ना उसका रेशियो सबसे पहले होगा। तो यहाँ पे देखो CH2Cl इधर की तरफ होगी तो सबसे पहले एरिया का रेशियो क्या आएगा, 2:3। तो 2:3 मतलब आप समझ जाओगे कि ये तो है दो हाइड्रोजन्स के लिए, इधर की तरफ जैसे कोई पीक होगी जो दो हाइड्रोजन्स के लिए होगी वो कम होगी और जो 3 हाइड्रोजन वाली होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एरिया का रेशियो आएगा 2:3 जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कितने हाइड्रोजन्स उस कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो 2:3 से आप क्या पता लगा सकते हो कि जो पीक है ना वो एक पीक तो ऐसी है जो 2 एक जैसे हाइड्रोजन ने दिए और एक पीक ऐसी है जो 3 एक जैसे हाइड्रोजन ने दिए। तो ये तो पता लग गया कि 3 एक जैसे हाइड्रोजन एक जगह आएंगे मतलब CH3 होगा, 2 एक जैसे हाइड्रोजन एक जगह आएंगे मतलब CH2 होगा। तो जब हम स्पेक्ट्रा को इंटरप्रेट करते हैं, किसी कंपाउंड का पता लगाते हैं स्पेक्ट्रा को देख के, तब ये पीक का रेशो बहुत हेल्पफुल होता है। और पीक का रेशो, ये जो पीक का एरिया रेशो है जिसे कि एरिया रेशो कहते हैं, ये एरिया रेशो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। ओके, तो कल मैं आपको एक और लेक्चर बताऊंगी जिसमें कि अपन कुछ कंपाउंड्स का एनएमआर स्पेक्ट्रा देखेंगे जो आपके कोर्स में है, 6-7 कंपाउंड्स हैं और आप प्रैक्टिस करिए स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल, नंबर ऑफ सिग्नल निकालना। ठीक है, इन पे क्वेश्चंस आते हैं। तो कल अपना लास्ट